दुनिया के तमाम देशों में बसते हुए सभी बाबा साहब को मानने वाले हमारे साथियों को जय भीम, जय भारत, जय संविधान। साथियों, आज हम जैसे कि सब लोग जानते हैं बाबा साहब का परिनिर्वाण दिवस मना रहे हैं। मैं अम्बेडकर इंटरनेशनल मिशन के मंच की तरफ से दुनिया में बसते हुए सभी लोगों को आज के दिन बाबा साहब को याद करने के लिए जहां धन्यवाद देता हूं, वहां उनकी विचारधारा, उनके विचारों को अपनाने के लिए, अंगीकार करने के लिए आपको बोलता हूं। क्योंकि जब हम बाबा साहब की बात करते हैं तो हम उस वक्त एक ऐसे शख्स की बात कर रहे होते हैं जिनके विचार बहुत ही विवेकशील, तर्कशील थे, जो पूरी जिंदगी अपने समाज में जिसमें वो पैदा हुए उनके लिए एक एक सेकंड उन्होंने अपनी जिंदगी का उन संघर्ष में लगा दिया, उनके उत्थान में लगा दिया। इसीलिए आज हम बाबा साहब को याद करते हैं। क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर जब पैदा हुए उस टाइम ना तो हमारे पास कोई शिक्षा का अधिकार था, ना हमें पानी पीने का अधिकार था, ना हमें कोई व्यापार करने का अधिकार था, ना हम कहीं जा सकते थे। बहुत सी पाबंदियां हमारे ऊपर लगाई गई थी। इसीलिए बाबा साहब जब वहां से उन्होंने समझना शुरू किया चीजों को, तो उसके लिए बहुत ही छोटी उम्र में उन्होंने संघर्ष शुरू कर दिया था। उसी संघर्ष का नतीजा है कि आज हमारे लोग यहाँ पर यूनिवर्सिटियों, कॉलेजों तक तो पहुंचे ही पहुंचे, सत्ता के शिखर पर भी पहुंच चुके हैं। लेकिन हमें आज अगर उनका गुणगान करते रहना है तो मेरे हिसाब से हम बाबा साहब के साथ न्याय नहीं करते। क्योंकि बाबा साहब के कुछ विचार थे, उन विचारों को जब तक हम अपनी जिंदगी में नहीं अपनाते हैं तो मेरे ख्याल में बाबा साहब का जन्मदिन या उनका परिनिर्वाण दिवस मनाना हमारे लिए बहुत ज्यादा कोई मायने नहीं रखता है। क्योंकि आज के संदर्भ में मैं दो तीन बातें रखूंगा। बाबा साहब के मैं तीन विचार आज रखने जा रहा हूं, क्योंकि अगर बाबा साहब के पूरे विचार रखने हो तो शायद मेरी जिंदगी कम पड़ जाएगी। तो तीन विचार जो है आज, क्योंकि आप देख रहे हैं कि पूरे भारत के किसान सड़कों के ऊपर हैं, जिसे किसानी संघर्ष बोलते हैं। वो लोग क्यों है, उनका हमें देखना है कि संविधान में उनके लिए क्या किया गया था और लोगों ने उसको कैसे लिया। क्योंकि बाबा साहब का बहुत अच्छी तरह मानना था कि जो खेती है वो कलेक्टिव होनी चाहिए। वो जो जिम्मेदार प्रथा पहले चलती थी, जिसमें लैंड के मालिक कुछ चंद लोग होते थे और बाकी सब लोग उस पे खेती करते थे और उसको एक पूरी की पूरी कास्ट उसको देनी पड़ती थी, उसके खिलाफ थे। बाबा साहब का बड़ा क्लियर मानना था जो खेती है वो कलेक्टिव बेसिस पे होनी चाहिए। कलेक्टिव बेसिस का मतलब ये होता है कि खेती की जमीन के ऊपर कुछ चंद लोगों का कब्जा ना हो करके जो आदमी खेती करता है वो खेत खलिहान पे उसका हक होना चाहिए। ये बाबा साहब का मानना था। आप अभी उसको देखिए, अगर ऐसा होता तो सबके पास कुछ ना कुछ जमीन होती, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। एक आदमी के पास हजारों एकड़ जमीन है और एक आदमी के पास मेरे ख्याल में पांव रखने का भी जमीन नहीं है। तो इसलिए बाबा साहब का बड़ा क्लियर थॉट था कि अगर आपको भारत को एक समृद्ध और एक खुशहाल देश बनाना है तो आपको खेती योग्य जमीन को लोगों के अंदर एक खास तरह से डिस्ट्रीब्यूट करना है, ताकि उस जमीन के ऊपर सबका हक हो और सब लोग उससे अपनी जीविका चला सके। एक तो बात ये थी। दूसरा, इंडस्ट्री के बारे में बाबा साहब का बड़ा क्लियर कंसेप्ट था। वो चाहते थे कि बड़ी इंडस्ट्री, जितनी भी बड़ी इंडस्ट्री है वो पूरी की पूरी स्टेट कंट्रोल होनी चाहिए। उसका मतलब क्या है कि जैसे उसके बाद आजादी के बाद भेल, सेल, टेल, ये जो सब नवरत्न जिसे बोलते हैं, ऐसी बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियां जो खड़ी हुई थी वो सरकार के कंट्रोल में थी। लेकिन उन्हें कुछ लोगों ने बहुत ही जल्दी सैबोटाइज करके उसे घाटे में शो करके उन्हें औने पौने दाम पे अपने दोस्त मित्रों को बेच दिया। और उसमें काम करने वाले हमारे लोग या तो बेरोजगार हो गए
और जहां बहुत कम तनख्वाह के ऊपर काम करने के लिए मजबूर हुए। तो बाबा साहब का मानना था ये जो इंडस्ट्री है ये स्टेट कंट्रोल होनी चाहिए, और जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है उसके बारे में बाबा साहब मानते थे कि इसको भी जो निगम और बोर्ड बना करके लोगों को स्टेट इसके लिए कुछ ना कुछ बेनिफिट दे और इनका जो प्रोडक्ट है उसे एक नॉमिनल प्राइस के ऊपर खरीदा जाए, ताकि लोगों की जो जिंदगी है, जो रोजगार है, जो लोगों का जीवन निर्वाह का साधन है वो बना रहे, ताकि निरंतरता जो समाज के अंदर एक बहुत बड़ी डिस्टेंस थी आर्थिक, जिसे ना बराबरी बोलते हैं हमारे समाज में, उसको कम किया जा सके। और तीसरा जो बाबा साहब का विचार था इंश्योरेंस के बारे में, जिसे बीमा बोलते हैं। बाबा साहब बोलते थे कि ये जो बीमा है, इंश्योरेंस है, तो फुली स्टेट कंट्रोल होना चाहिए। आज हम बाहर के देशों में देखते हैं कि जब कभी विपदा आती है, जब आदमी कोई डिसेबल हो जाता है, जब आदमी बूढ़ा हो जाता है, तो जो सरकारें हैं वो पूरी तरह उसकी जिम्मेवारी उठाती हैं। वो क्यों उठा पाती है? क्योंकि वो आदमी जब काम करता है जिंदगी में तो कुछ ना कुछ इंश्योरेंस के नाम पे ऊपर उसके से लिया जाता है। तो वो पूरी तरह स्टेट कंट्रोल है। जिस कंट्री में भी जो बीमा स्टेट कंट्रोल है वहां पर आराम से लोग अपनी जिंदगी जो है गुजारते हैं, उससे करप्शन कम होती है, उससे लोगों के अंदर एक असंतोष जो होता है, अनसेटिस्फैक्शन है, वो कम होती है, और जो लोग हैं वो आराम से अपनी जिंदगी जो है समाज के लिए कुछ अच्छे कामों में लगाते हैं। जबकि हमारे मुल्क में क्या होता है कि आदमी पैदा होता है, पूरी जिंदगी अपनी निर्वाह के लिए टेंशन करता करता आखिर में वो समाज के लिए कुछ बहुत बड़े योगदान नहीं दे पाता। तो ये जो तीनों बातें थी, जो खेती है वो कलेक्टिव होनी चाहिए, इंडस्ट्री जो है पूरी तरह स्टेट कंट्रोल्ड होनी चाहिए। लेकिन अब आप देखें कि इसमें से क्या हुआ, जो भी इंडस्ट्री बड़ी है वो कुछ पूंजीपति लोग चला रहे हैं। खेती जो है वो आज क्या हो रहा है, खेती को कुछ खास हाथों में देकर उसको कंट्रोल करके ये बताने की कोशिश की जा रही है कि कुछ खास लोग डिसाइड करेंगे कि आपको क्या उगाना है, क्या बीजना है, कैसे काम करना है, कितने घंटे काम करना है, वो कोई दूसरा आदमी आपको बताएगा। और जो बीमा है, बीमा पूरी तरह जितना भी बीमा कंपनीज है वो घाटे में चल रही है और प्राइवेट कंपनियां फूल फल रही है। इसी तरह बैंकिंग सिस्टम, बाबा साहब ने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का सुझाव दिया था, उसके फाउंडर थे बाबा साहब। उन्होंने बोला था कि जो बैंकिंग सिस्टम है पूरी तरह सरकार के कंट्रोल में होना चाहिए। लेकिन वो जब तक सरकार के कंट्रोल में रहा तब तक आपने देखा बैंकों की हालत बेटर थी। आज हर आए दिन एक आधा बैंक भाग रहा है। क्यों? क्योंकि बैंकों को भी प्राइवेटेशन की तरफ धकेल दिया गया है। ये जो चीजें हैं आज हमें बाबा साहब के जन्मदिन के परिनिर्माण के ऊपर बहुत जरूरी है कि हम इन्हें देखें, सोचें और माने कि ये हम किधर को जा रहे हैं। क्योंकि जिन लोगों को बाबा साहब के विचारों से नफरत है, जो लोग बाबा साहब को नहीं मानते हैं, वो यकीनन बाबा साहब की किसी भी बात को नहीं मानेंगे, उसके उल्ट काम करेंगे। लेकिन जो लोग बाबा साहब के अनुयायी हैं, जो अपने आप को बाबा साहब को मानते हैं, क्या कम से कम उनका तो फर्ज बनता है कि बाबा साहब के विचारों को अंगीकार करें, बाबा साहब के विचारों को अपनी जिंदगी में अपनाएं, बाबा साहब के विचारों को दूसरे लोगों तक फैलाएं, ताकि उन्हें बताएं कि बाबा साहब ने हमारे लिए ये किया हुआ है, ये प्रोविजन हमको दिए हुए हैं। उनके विचारों को दुनिया के सामने लेकर के जाएं। लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। क्यों? हमारे लोगों के अंदर, खास करके जो आजादी के बाद बाबा साहब की बदौलत लोग पढ़ लिख गए, जहां लोग जो नेता बने, उन्हों के कर्म और बोलने में बहुत बड़ा फर्क आ गया। वो जो भी बोलते हैं वो ऐसा काम नहीं करते, जबकि बाबा साहब ने ऐसा नहीं किया। अब बाबा साहब का जिंदगी उठाकर देखें, जब उनकी मृत्यु हुई तो उनके पास कितने पैसे थे, आप चेक करें जरा, फिर आपको पता चल जाएगा कि बाबा साहब का बलिदान समाज की प्रति कितना। जबकि वो भी एक पढ़े लिखे इंसान थे, वो चाहते तो अपनी फैमिली के लिए वो भी सब कर सकते थे, लेकिन उन्होंने समाज और अपनी सोसाइटी और अपने देश के लिए एक एक अपना सेकंड जिंदगी लगा दिया। उन्होंने अपनी फैमिली को सेक्रीफाइस कर दिया, उन्होंने अपनी पर्सनल लाइफ को सेक्रीफाइस कर दिया। लेकिन आज उनके नाम के ऊपर बने हुए नेता करोड़ों अरबों के घरों में रहते हैं, बड़े बड़े हेलीकॉप्टर
गाड़ियों में घूमते हैं, बॉडीगार्ड लेकर घूमते हैं, बड़े बड़े बिजनेस एस्टेब्लिश कर लिए उन लोगों ने, बड़ी बड़ी पार्टियां बना के घूम रहे हैं, लेकिन बाबा साहब के विचारों को एकदम से उन्होंने दरकिनार कर दिया हुआ है, बाबा साहब को बिल्कुल भी नहीं मानते। तो मैं आज के दिन आप सब साथियों को यही बोलना चाहता हूं कि अगर हम बाबा साहब को सच्ची श्रद्धांजलि देना चाहते हैं तो बाबा साहब के विचार जो विवेकशील थे, तर्कशील थे, जो ये हमेशा मानते थे कि आप आवाज उठाइए, आप चुप मत रहिए, आवाज उठाना सीखिए, अपने बच्चों को आवाज उठाना सिखाइए, जुल्म जहां हो रहा है वहां आवाज उठाइए, नहीं तो ऐसा होगा कि जो 1950 के पहले आपकी सिचुएशन थी, आप उससे भी बुरी सिचुएशन में फंस जाओगे, क्योंकि आज दुनिया भाग रही है, अगर हम पीछे की तरफ भागना शुरू कर दिया तो हम बहुत पीछे रह जाएंगे। बाबा साहब अम्बेडकर ने हमें इन सब चीजों से निकाल करके हमें एक बेहतरीन संविधान दिया है, संविधान से भी ज्यादा उन्होंने बहुमूल्य विचार दिए हैं। अगर आप उनकी बुक्स पढ़े, उनके 52 बुक्स हैं, उनके और वॉल्यूम और स्पीचेस हैं, आप पढ़िए, उन्होंने जिंदगी का हर तकलीफ जो है उसको बहुत ही सुंदर तरीके से आपको दिया हुआ है, क्योंकि हमारा जो दुश्मन है उसका जोर लगा हुआ है कि बाबा साहब का मंदिर बनाकर उसे एक मूर्ति की तरह सजाकर उन्हें फूल मालाएं अर्पित करवा दी जाए। लेकिन मेरा मानना है कि आज के दिन अगर हम बाबा साहब को मानते हैं तो हम सब लोगों को बाबा साहब के विचारों को लोगों के अंदर फैलाना चाहिए और अपनी जिंदगी में भी उसे अपनाना चाहिए, क्योंकि बाबा साहब के विचार जो है वो ही इतने क्रांतिकारी है कि वो आपकी जिंदगी के हर पहलू को, जिंदगी के हर दूसरे को आपको टच करते हैं, और उसे आप देखिए, अगर आप उन्हें अपनाओगे तो आप अपना ही नहीं, अपने समाज का एक अच्छा समाज, एक सुदृढ़ समाज पैदा कर पाओगे, जहां सेफ्टी होगी, सिक्योरिटी होगी, जहां तरक्की होगी, सब लोगों की प्रॉस्पेरिटी होगी। अगर हम ऐसा ना कर पाए तो मुझे लगता है चाहे बाबा साहब का जन्मदिन मना ले, चाहे उनका परिनिर्वाण दिवस मना ले, चाहे संविधान दिवस मना ले, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि बाबा साहब तो अब जा चुके हैं, उनके जो कार्य है, उनके जो विचार है वो हमारे अंदर है, वो हमारे समाज के अंदर है, किताबों के रूप के अंदर बाबा साहब हमें मिलते हैं। हमें ज्यादा से ज्यादा किताबें पढ़नी चाहिए, घरों में लाइब्रेरीज बनानी चाहिए, अपने बच्चों को संविधान बताना चाहिए, अपने बच्चों को अपने दूसरे जितने महापुरुष हुए उनके बारे में बताना चाहिए, ताकि हम एक बहुत ही अच्छा सुंदर समाज सृज सके। यही हमारा आज के दिन लक्ष्य होना चाहिए। तो मैं एक बार फिर पुनः अम्बेडकर इंटरनेशनल मिशन की हमारी पूरी टीम, हमारे साथी जिन्होंने मुझे सुना, जो मुझे टाइम टाइम मौका देते हैं, उन सब का मैं धन्यवाद भी देता हूं। और दुनिया के पूरे कंट्री में जो लोग भी सुन रहे हैं, जहां भी आप बैठे हुए हैं, आप सबके निम्र हमारी बेनती है कि आप सब बाबा साहब के विचारों को अपनाएं, बाबा साहब की विवेकता को, तर्कशीलता को सबको लोगों के अंदर लेके जाएं और लोगों को बताएं कि हाउ वाज बाबा साहब ग्रेट, क्योंकि बाबा साहब की जो ग्रेटनेस है आज समाज धीरे धीरे मान रहा है। आज पूरी दुनिया में लोग ये बात मानने लगे हैं कि बाबा साहब ने एक बहुत ही बड़ा कार्य किया हुआ है। जो लाखों करोड़ों लोग मेन स्ट्रीम से बहुत दूर थे, आज उन्हें मेन स्ट्रीम में ला करके खड़ा कर दिया है। इससे बड़ी श्रद्धांजलि मेरे ख्याल में बाबा साहब को कोई और हो नहीं सकती कि आज हम बाबा साहब को जानने की बजाय उन्हें मानना शुरू करें, उनके विचारों को माने, उनकी हर चीज को माने। यही हमारे लिए सच्ची श्रद्धांजलि होगी। मैं एक बार पुनः सभी साथियों का, अम्बेडकर इंटरनेशनल मिशन और पूरी दुनिया में रहते बाबा साहब को मानने वाले लोगों को एक बार फिर बोलता हूं कि आप उनके विचारों के साथ चलें, आप तर्कवान बने, आप क्वेश्चन करना सीखिए, आप सवाल करना सीखिए। यही उनके लिए सच्ची श्रद्धांजलि होगी। जय भीम, जय भारत। थैंक यू।